क्या है एनपीएस के फायदे और क्या है नुकसान। मन में बार बार सवाल आता है कि एनपीएस में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन फायदे और नुकसान तो देख लें। सो डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक स्टार्टअप है जो आपको आपका फाइनेंशियल प्लानर बनाता है ताकि आप गलत इन्वेस्टमेंट्स ना करें। क्योंकि एनपीएस में पैसा लगाओ, आप चाहे आप म्यूचुअल फंड में लगाओ, चाहे पेंशन प्लान में, चाहे इंश्योरेंस में, अल्टीमेटली जीवन में जो पैसे वापस मिलने मैच्योरिटी से, बच्चों की पढ़ाई भी उसी से होगी, आपका रिटायरमेंट भी उसी से होगा। सो रिटायरमेंट का मतलब हर साल पैसे, हर महीने जो इनकम आएगी। सो आपको वो प्लान कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, और आप कैसे हमारे साथ पढ़ सकते हैं ये भी इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहिएगा, जरूर बताऊंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। सो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं इसके। सो एक एक करके शुरू करता हूं। एनपीएस आपके काम आता है रिटायरमेंट में। सो सबसे पहली चीज क्या आती है, देखिए रिटायरमेंट में सबसे बड़ा नुकसान लोगों को क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट करना ही भूल जाते हैं। हमें लगता है 20 साल बाद सोच लेंगे, 15 साल बाद सोच लेंगे, लेकिन यह है आपके लिए एक फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप जॉब में हैं, लगातार आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक कॉर्पस बनेगा, पैसा बनेगा, कितना बनेगा ये एक अलग बात है। लेकिन आपके पास एक फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट होने की वजह से पूरी जिंदगी आप सेव करते हैं और प्रॉपर कंपाउंडिंग का टाइम आपके रिटायरमेंट फंड के लिए आपको मिलता है। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट दैट इट हैज। सेकेंड बेनिफिट है इसका लॉक इन पीरियड। मैंने पिछले 17 सालों में पाया कि जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान कहाँ होता है। आपने देखा म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया मैंने, और पैसा डालने के बाद पता चला पैसा बढ़ गया तो लगा डर, या फिर घर वालों की आ गई ख्वाहिशें, फरमाइशें, सो कार बड़ी करनी है, घूमने जाना है, पैसा निकल गया। वंस इट्स अ रिटायरमेंट फंड, आपको भी पता है आपके रिटायरमेंट से पहले पैसा नहीं निकल सकता। सो इट गेट्स अ लॉन्ग पीरियड फॉर कंपाउंडिंग, क्योंकि अल्टीमेटली कंपाउंडिंग की वजह से आपकी रिटायरमेंट के कॉर्पस जो है वो बड़ा हो जाता है यहां पे। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रिटायरमेंट ही है। थर्ड पॉइंट आता है कि आपको 75% इक्विटी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न हो जाता है अच्छा। इसके फंड के कंपैरिजन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 11% का रिटर्न ये आपको दे देता है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। आप पीएफ में करते, पीपीएफ में करते, उससे बहुत ज़्यादा पैसा ये आपको दे देगा कॉर्पस की वजह से, क्योंकि 11% की कंपाउंडिंग अपने आप में बहुत अच्छी है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है इसके अंदर में, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे टाइमिंग होती है। तो टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, आपने कभी इक्विटी किया या फिर आपने कभी डेट फंड में इन्वेस्ट किया या आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, स्विचिंग जब करते हैं तो कुछ चार्जेस लगते हैं आपके, जो टैक्स के फॉर्म में आपके जाने हैं। दूसरा एसटीटी पे करना पड़ता है, एग्जिट लोड्स हैं। यहां पे ईयरली आप 4 बार स्विच कर सकते हैं और कोई टैक्स नहीं पड़ता आपका उनकी आपस की स्विचिंग के अंदर। देन फिफ्थ पॉइंट इज, आपको जो पैसा मिलता है 60% इट इज एब्सोल्युटली आपका टैक्स फ्री होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके रिटायरमेंट कॉर्पस से रिलेटेड और फायदे एनपीएस के। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके नुकसान क्या है, और फिर हम लोग बात करेंगे आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या चाहिए। क्योंकि एनपीएस लें या पेंशन प्लान या म्यूचुअल फंड, क्या करें, अल्टीमेटली रिटायरमेंट होना है अपना। ये कुछ इस तरह का है, घर में कुछ लोग आने वाले हैं और हम एक पार्टी के अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अरेंजमेंट की जब बात करें तो उस वक्त क्या कर लें, दो वेरिएबल एक साथ नहीं चलेंगे। गोल तो सेट करने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेज, क्या इसकी है खामियां। पहला पॉइंट अगर मैं जाऊं तो इसके अंदर में खामी भी अपने आप में लॉक इन ही है। लॉक इन ही इसका बेनिफिट भी है, लॉक इन ही खामी भी है। क्यों? जब मैं बात करता हूं किसी ऐसे इंसान की जो कि अपने आप में फाइनेंशियली अवेयर है और वो लॉक इन होने की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जीवन में खो देता है, एनपीएस वहां पे ठीक रहता है जहां पे एक आदमी खुद कुछ नहीं करेगा, खुद पढ़ाई नहीं करेगा, खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स मैनेज नहीं करेंगे। वहां पे उनको एक सेफ्टी मिल जाती है लॉक इन की वजह से। लेकिन जो अवेयर इंसान है,
जो इंसान अपॉर्चुनिटीज को भुनाना जानता है, पकड़ सकता है, अब वो पैसा ब्लॉक हो गया, बहुत बड़ा पैसा, तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ गई, पैसे कहाँ से निकालेगा। दूसरा पॉइंट यहां पे आता है, आपको 40% पैसा देना पड़ जाता है पेंशन प्लान के अंदर। जब मैं पेंशन प्लान की बात करता हूं तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेकार प्रोडक्ट्स होते हैं। डिटेल में आपको जानना हो तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जो पेंशन प्लान के ऊपर ही आती हैं। 40% पैसा अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो मान लीजिए 2 करोड़ का मेरा रिटायरमेंट फंड है और मैंने अगर वहां पे 80 लाख रुपए ब्लॉक कर दिए तो मेरी पूरी रिटायरमेंट की तैयारी ही खराब हो गई। कारण क्या है कि जब मैं पेंशन प्लान की बात करूं, आपकी पेंशन ताउम्र आपकी सेम रहने वाली है। अब आप सोचो, आपके पास में दूध का खर्चा है, घर के रोजमर्रा के खर्चे, ये कैसे चलाओगे आप। सुनने में लगता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि आप 2 लीटर दूध खरीदने जाते हो और जेब में पैसे सफिशिएंट नहीं है, तो हाउ डू यू फील। आपने जीवन में कभी ना कभी ये चीज फील जरूर की होगी कि आपका पैसा कम पड़ गया किसी भी कारण से, और रिटायरमेंट के बाद हर दिन पैसा कम हो तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप में। देन पॉइंट नंबर 3, 75% इक्विटी या फिर कंजर्वेटिव फंड्स। ये जितना पैसा आपको चाहिए था उतना पैसा आप नहीं ले पाते। आपको वेल्थ क्रिएट करनी होती है तो आपको इक्विटी ज्यादा चाहिए। अगर आपकी एज 35 है, वाई शुड आई इन्वेस्ट फॉर अ पर्सन ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज। वो क्यों 75% इक्विटी रखेगा जब उसको पता है कि 60 की उम्र में पैसा निकलना है तो वो फुल इक्विटी करना चाहेगा। यहां पे कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं क्योंकि बहुत बड़ा पैसा हमारा जब ब्लॉक रहता है यहाँ पे, हम वहां से एक अपॉर्चुनिटी को भुना सकते हैं। जो अवेयर लोग हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ी समस्याएं हैं। जो अनअवेयर लोग हैं, जो छोड़ देते हैं फाइनेंस किसी दूसरे के ऊपर, उनके लिए वो चीज ठीक है अपने आप में। एंड देन पॉइंट नंबर 4 याद रखिएगा, एनपीएस टियर 2, इट इज यूजलेस। इट इज यूजलेस। आप जो पैसा इसके अंदर में इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को जब विड्रॉ करते हैं तो इनकम में कैपिटल भी जुड़ती है। जो आपने निवेश किया है वो पैसा भी इनकम में जोड़ा जाएगा और टैक्स लग जाएगा। अब बात आती है कि आपको अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो एनपीएस के अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और एनपीएस के अपने आप में नुकसान वाले पॉइंट्स भी हैं। अगर आप अवेयर हैं या नहीं हैं रिटायरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि आपके घर में कुछ लोग आने वाले हैं और इनकी पार्टी का आप अरेंजमेंट कर दीजिए। आप मुझसे बोलेंगे मुझे नंबर ऑफ गेस्ट बताओ वरना मैं कैसे प्लान करूंगा। बिल्कुल वाजिब बात है आपकी। मेरा सवाल आप ही से वापस होगा कि रिटायरमेंट पे 60 से लेके 85 मान लें या 90 की एज मान लें, आप अपने खर्चे बताओ कितने होंगे प्रोबेबल। उसके बिना आप कैसे तय कर सकते हो कि आपके लिए एनपीएस अच्छा है या बुरा। रीजन, जब आप ये निकालोगे तो आपको महसूस होगा अगर आपकी एज 40 है तो 40 से लेके 60 तक किस इन्वेस्टमेंट से आपका कॉर्पस तैयार होगा। विदाउट प्लानिंग, विदाउट कैलकुलेटिंग कॉर्पस क्या आप अपना रिटायरमेंट की तैयारी कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सेविंग है उसी से काम चलाना पड़ेगा। यहां पे क्या है, अगर आपके पास में सामान कम है, मान लीजिए 40 आदमी आ रहे हैं और आपके पास पैसा कम है तो खाने में मिर्चा थोड़ा आप बढ़ा लोगे, सब्जी में मिर्चा बढ़ा लोगे आप। लेकिन यहां पे क्या करना है, आपकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी। रिटायरमेंट प्लानिंग कोई हल्की चीज नहीं है, आपके जीवन का एक ऐसा पार्ट जहां पे सारी चीजें आपको ही करनी है। ना ससुराल पक्ष होगा साथ में, ना आपके घर वाले होंगे, सिर्फ आपको ही प्लान करना। और बच्चों के अच्छे संस्कार पर डिपेंड होना पड़े, दैट शुड नॉट बी द आइडियल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो मेरी सेविंग हो उसी से हम इसको कर पाए।